पहले जो छोटा सा टिप्स दिया है आपको, वो आप ध्यान में रखेंगे। जो हमने फिजिकल और मेडिकल के बारे में टिप्स दिया है, मैंने बता दिया कि बीच बीच में मैं टिप्स देता रहूंगा कि किस तरह से आपके मेडिकल और फिजिकल की तैयारी करना है। मैं छोटा सा वीडियो आपसे इससे पहले एक अपलोड किया हूं, जो आपके क्लास से पहले मैं बताया हूं, उसे आप ध्यान में रखेंगे। आज पॉलिटी का जो सेकेंड क्लास है, पहले क्लास में हमने अनुसूची तो पढ़ाई दिया था, पहले क्लास का आप अनुसूची पूरा जाके आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। और अनुसूची कंप्लीट हमने पढ़ाया। उसमें आज हम जो हमारे संविधान में 22 भाग और 295 अनुच्छेद है, इन्हें हम डिटेल में आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। जहां तक हो सके, जितना भाग हो सके हम खींचेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी एसएससी जीडी के कैंडिडेट जितने भी हैं, आप सभी खासकर जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप अगर नए कैंडिडेट हैं, उन्हें भी आप जब लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, आप खुद बताएंगे कि सर हमें कितना बेनिफिट्स मिला है आपके क्लास से। तो मैं भरोसा देता हूं कि हमारे क्लास से आपको काफी फायदा होने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं आगे का क्लास। भाग 1 भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी भारत एक ऐसा राज्यों का संघ है, इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत एक राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। हमारा देश में जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से अगर कोई भी राज्य चाहे कि मैं अलग हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान ये परमिशन ही नहीं देता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। अब जो राज्यों का संघ होता है, हमारा यूनियन है, वो 3 तरह के होते हैं जो दुनिया में है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि भारत एक राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 कहता है कि कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। दूसरा है, इसका 3 भाग है जो दुनिया में चल रहे हैं। एक है कन्फेडरल, परिसंघ। ये कन्फेडरल क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, वो देखते हैं। ये जो है परिसंघ, इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति देकर एक देश का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं। यानी छोटा छोटा राज्य जो होता है वो मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और थोड़ा थोड़ा अपना शक्ति किसे दे देता है? देश को दे देता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, और इससे निर्माण होता है परिसंघ का। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाता है, क्योंकि ये देश में राज्य नहीं होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और थोड़ी थोड़ी अपनी शक्ति उन्हें दे देते हैं देश को, उससे एक देश का निर्माण होता है। इस कन्फेडरल में आसानी से कोई भी राज्य अलग हो जाता है, कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यानी अगर बात नहीं बन रहा है, कोई चीज से आपस में अलायंस सही नहीं है, तो राज्य आसानी से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इसमें अगर परिसंघ होगा कन्फेडरल, तो इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाएगा। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो काफी सोच समझकर बनाया संविधान, कि आगे हमारे भविष्य में, हमारे आने वाले फ्यूचर को कोई परेशानी न हो। तो उन्होंने सोच समझकर हमारे देश को एक यूनियन बनाया। तो क्या अंतर है कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन में, वो देखते हैं। अगर परिसंघ बनता तो कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाता। आज इतना कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप देखते होंगे कि ये अभी कुछ दिन पहले ही होते रहता है, पंजाब बोलते रहता है कि हमें अलग ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा अगर होता, परिसंघ होता, तो कब का भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमें हमारे संविधान बनाने वाले को थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे कि हमारा राज्य कोई भी अलग नहीं हो सकता है। तो आपने ये समझ लिया कि परिसंघ क्या होता है, छोटा छोटा राज्य मिलकर अपना थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर एक देश का निर्माण करता है। इसमें जब भेदभाव या आपसी मेल नहीं होता है, तो कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन क्या होता है? इसमें भी क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो सभी राज्य मिलकर
एक उनके सहमति से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण होता है, यानी एक सरकार का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, अपनी शक्ति देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक सरकार को। और इस तरह से भी ये भी इन दोनों में, यानी कन्फेडरल में फेडरेशन में थोड़ा सा अंतर है कि ये थोड़ी थोड़ी शक्ति देते हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं, परिसंघ क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं और ये आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फेडरेशन स्ट्रांग होता है। फेडरेशन में क्या होता है, राज्य जो होते हैं, राज्य काफी समृद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और वो अपना शक्ति देते हैं किसे, केंद्र को। और शक्ति से ही निर्माण किसका होता है, एक सरकार बनता है, जिससे क्या निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। आपको बता दें कि हमारा ये अमेरिका जो है एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। अमेरिका में भी जितने सारे राज्य हैं वो अपनी शक्ति देकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया है और अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है, आप ध्यान में रखिएगा। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेचीदा नियम कानून होता है। लेकिन यहां भी अगर चाहे, अगर अपने पे आ जाए राज्य की, देखे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे जनता के साथ, हमारे स्टेट के जो सिटीजन है उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी क्या हो सकते हैं, इसमें भी राज्य अलग हो सकता है, यानी फेडरेशन से भी राज्य अलग हो सकता है। तो इन दोनों से राज्य अलग हो सकते हैं। सबसे कमजोर क्या है, कन्फेडरल। अब लास्ट में हम बातें करते हैं संघ की, जो हमारा देश है, यूनियन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें यूनियन है, इसमें एक राज्यों का संघ होता है, राज्यों का संघ होता है। इसमें जो यूनियन बनाया जाता है, इसमें कोई भी राज्य किसी भी हालत में चाह कर भी अलग, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी चाह कर भी अलग नहीं हो सकता है। संघ में, यूनियन में कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है कि कोई भी राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, यानी संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा व्यवस्था कौन है, संघ है। सबसे अच्छा लोकतंत्र किसे माना जाता है, तो यूनियन को माना जाता है। तो संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। आपको अनुच्छेद 1 कंप्लीट अच्छे ढंग से समझ गया हो कि भारत राज्यों का संघ क्यों है, भारत की यूनियन क्यों है, क्योंकि यही दिमाग लगा के हमारे संविधान बनाने वालों ने बनाया कि ऐसा भविष्य में ना हो कि कोई भी राज्य अलग होने के लिए कुछ ऐसा करे तो हमें उन्हें अलग करना पड़े। ऐसा नियम ही नहीं है, कोई भी राज्य अलग हो ही नहीं सकता। अब बातें करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब आप सोचिए कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में कैसे मिलाएंगे हम। अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। तो किसी भी विदेशी राज्य को कैसे मिलाएंगे हम भारत में, आप खुद सोचिए। उसके लिए या तो विदेशी राज्य जो होगा या कोई भी विदेशी देश होगा, उनकी सहमति होगी कि हमें भारत में मिलना है, और नहीं तो क्या उपाय है। अगर हमने युद्ध में किसी विदेशी देश को जीता है, उनके किसी भूभाग को जीता है, तो हम उसे मिला सकते हैं, यानी किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। इसका उदाहरण आपने सिक्किम एक दूसरा राज्य था, यानी हमारे भारत में वो मिला हुआ नहीं था। सिक्किम क्या था, एक अलग स्टेट था। सिक्किम एक अलग स्टेट था, उनकी सहमति से हमने क्या किया, उन्हें भारत में मिलाया। कब मिलाया, तो 36वां संविधान संशोधन, 36वां उन्हें हम 36वां संविधान संशोधन 1900
75 को क्या किया, उनकी सहमति से हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 को भारत में उन्हें 22वां राज्य के रूप में हमने उसे भारत का 22वां राज्य के रूप में हमने उसे क्या किया, भारत में 22वां राज्य के रूप में उसे दर्जा मिला। तो किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम व सीमा परिवर्तन कर सकता है। अनुमति लेनी जरूरी नहीं है, संसद पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा इसमें परिवर्तन कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आपने देखा होगा, सुना होगा 2000 ईस्वी में बिहार से कौन अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ। इस तरह से कई राज्य, 2000 में तो 3 राज्य अलग हुआ। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्हें अलग सिचुएशन के हिसाब से संसद कर सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ राज्य है, जैसे नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है, रोकना। तो कुछ राज्य है जो इस नियम के तहत क्या हुआ, अलग हुआ। हम उसे देखते हैं कब कौन सा राज्य अलग हुआ। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, अलग हुआ। यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ, अलग हो गया। कब, 1 नवंबर 2000 में। दूसरा राज्य जो था यूपी से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हो गया। अब ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। इन तीनों को आप नोट कर लीजिए, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4। हमने अनुच्छेद 1 देखा, अनुच्छेद 2 देखा और अनुच्छेद 3 देखा। आप इन सबको नोट कर लीजिए। हम अनुच्छेद 4 देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो दोनों हमने बताया, अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत हमने बताया कि किसी भी भारतीय राज्य को सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो हमने दोनों बताया, इन दोनों में संशोधन करने के लिए, यानी इन्हें लागू करने के लिए, इन्हें परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। यानी अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही अनुच्छेद 368 पर हस्ताक्षर हो रखा है।
कि संविधान संशोधन संसद कर सकती है। तो जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने के लिए, अनुच्छेद 3(2) लागू करने के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति की जरूरत नहीं है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप संसद खुद निर्णय लेकर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, इनकी पूर्व अनुमति है। ठीक है, इस तरह से आपका भाग 1 आपका समाप्त हुआ। ठीक है, 22 भाग में आपका हमने एक भाग अच्छे ढंग से समाप्त कर दिया। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, आपको काफी चीजें समझ में आएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इनसे नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं भाग 2। अब हम भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 में जो फर्स्ट है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी जिस समय संविधान बना उस समय तक जो भी भारत के नागरिक थे, यानी जो भी भारत में रहते थे, उन सभी को नागरिकता दिया गया। यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई, उस समय के जितने भी लोग भारत में रहते थे उन सभी को नागरिकता प्रदान की गई। आपको बता दें कि अनुच्छेद 5, 6 और 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुरानी बातें हैं। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। अब संविधान बना, उस टाइम जो भी लोग भारत में रहते थे उन सभी को भारतीय नागरिकता दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आए लोग थे उन्हें भी उस समय में क्या दिया गया? नागरिकता दिया गया। जो ऐसे नहीं, जो संविधान बनने से पहले, जो भारत के आजादी से पहले, यानी संविधान भारत की आजादी से पहले, यानी जब भारत और पाकिस्तान बटा तो उस समय संविधान बनने से पहले जो कहां आ गए थे? भारत आ गए थे। कि पाकिस्तान में जब वो भारत आए लोगों को नागरिकता उसी कंडीशन में मिल गया, जबकि वो संविधान बनने से पहले कहां आ गए थे? भारत आ गए थे। उन्हीं लोगों को भारत का नागरिकता मिला, उन्हीं पाकिस्तानी को भारत का नागरिकता मिला जो संविधान बनने से पहले भारत में आ गए थे। उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को भी भारत का नागरिकता मिला। अब ये कैसे होगा भाई? भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यानी 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कहां चले गए लोग? पाकिस्तान चले गए, उन्हें भी भारत का नागरिकता दिया गया। भाई कैसे लोगों को नागरिकता दिया गया वो देखते हैं। अनुच्छेद 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को उसी कंडीशन में नागरिकता दिया गया। क्या हुआ था कि काफी भारत पाकिस्तान जब आजाद हुआ, भारत जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो काफी लोग तो क्या हुआ था कि जब आजादी के समय में काफी दंगा हुआ, काफी मारपीट मार काट सब हुआ, उसमें ट्रेन भर भर के, रेल भर भर के काफी लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से काफी लोग कहाँ आए? इंडिया आए। वैसे सिचुएशन में क्या हुआ कि वैसे लोग जो बहकावे में आकर डर से जो पाकिस्तान चले गए थे वैसे टाइम में, वैसे लोग जो आजादी के यानी संविधान बनने से पहले, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चली गए, लेकिन संविधान बनने से पहले वो वापस कहां आ गए? भारत में आ गए। उन्हें भी क्या हुआ? अनुच्छेद 7 के तहत स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को नागरिकता दिया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद वो भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान, लेकिन वापस संविधान बनने से पहले, संविधान लागू होने से पहले वो वापस कहां आ गए? भारत में आ गए। तो उन्हें भी क्या कर दिया गया? नागरिकता दे दिया गया अनुच्छेद 7 के तहत।
यानी अनुच्छेद 7 के तहत वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया गया जो स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन संविधान बनने से पहले वो वापस भारत आ गए, तो उन्हें भी अनुच्छेद 7 के तहत स्वतंत्रता यानी भारतीय नागरिकता दी गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर आप लिमिटेड टाइम में वीजा पासपोर्ट बनवाकर अगर आप विदेश जाते हैं या कोई नौकरी करने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं शौक से, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। बहुत सारे लोग भारत से विदेशों में वर्क करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग भारत से विदेशों में जाते हैं नौकरी करने, और फिर वो वापस अपने लिमिटेड टाइम में फिर वापस आ जाते हैं। तो विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो बहुत सारे लोग टूरिज्म के रूप में भारत में भी आते हैं विदेशों से, भारत के लोग भी बहुत सारे विदेशों में जाते हैं। अगर वैसे कंडीशन अगर नागरिकता समाप्त कर दिया जाए, पता चलेगा आधे लोगों को साल में क्या हो गया, नागरिकता समाप्त कर दी गई, तो क्या हो गया, देश खाली होने लगेगा। इस तरह से अगर आप विदेश भ्रमण नौकरी करने कहीं घूमने जाते हैं, विदेश में इंटरटेनमेंट करने जाते हैं, टूरिज्म बन के जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप दो देश का नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, अब यहाँ से भारत से कोई अगर अमेरिका जाता है अपने काम से, कोई इंग्लैंड जाता है अपने काम से और वो देश उसे पसंद आ जाता है या वहाँ पे उसे मन लग जाता है या वहाँ पे वो नागरिकता ले लेता है, वहाँ पे बस जाता है, तो अगर वहाँ की नागरिकता वो ले लेता है, किसी विदेश की नागरिकता अगर वो ले लेता है, तो उसे क्या किया जाता है, ऐसे कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर विदेशी नागरिकता लेने पर आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद 10-11 देखते हैं, फिर हमारा भाग तो समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान प्रारंभ के समय में जो भी भारत में रहते थे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी गई, यानी संविधान बनने से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए उन्हें भी भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को, लेकिन संविधान बनने से पहले वो भारत में आ गए तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर आप घूमने जाते हैं विदेश में भ्रमण करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी अगर आप विदेश में विदेशी नागरिकता लेकर विदेश में बस जाते हैं, रह जाते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से 5 से 9 तक देखिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 10 और 11। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 10 और लास्ट है अनुच्छेद 11 भाग 2 का। यहां पे अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप देश विरोधी कोई भी कार्य कर रहे हैं, देश के खिलाफ कुछ करते हैं, अपने ही देश के खिलाफ अगर कुछ करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश की मान हानि होता है, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य न करें तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि जब तक आप कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे आपकी नागरिकता तब तक समाप्त किसी भी कंडीशन में नहीं की जाएगी। दूसरा है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून हमारा संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। आप अभी शुरू में सीए, एनआरसी, बहुत सारे कानून नागरिकता संबंधी बना है, आपने देखा होगा कितना बवाल हुआ। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। और यह जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। यानी नागरिकता संबंधी कानून हमारा संसद बना सकता है।
तो इस तरह से हमने अनुच्छेद 10 और 11 भी समाप्त किया। अब देखते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे कैसे मिलता है। भारत में आप कई तरह से नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप विदेशों में रहते हैं, विदेशी नागरिकता ले रखे हैं या विदेश के आदमी हैं, तो आप पहला है जन्म के आधार पर आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता या पिता भारत के हैं, तो आपको भारत का नागरिकता 100% मिलेगा। जैसे हम सभी के माता पिता भारतीय हैं, तो हमें भी भारत का नागरिकता मिला है, या लेने की जरूरत नहीं है, खुद बे खुद आपको भारत का नागरिकता मिल जाता है अगर आपके माता पिता भारतीय हैं और आपका जन्म भारत में हुआ है। तो जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। यदि आपका वंश भारत में है, यानी आपके माता पिता अगर भारतीय हैं, माता पिता नहीं, अगर आपके सिर्फ माता या पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारतीय है, तो आपको 100% भारत का नागरिकता मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे कई हीरो हीरोइंस या कई सेलिब्रिटी है जिन्होंने विदेश में शादी किया है, या तो उनके हस्बैंड विदेश का है या तो उनके वाइफ विदेश का है, तो वो चाहे तो दोनों देश में से किसी देश की नागरिकता ले सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन उनमें से एक क्या है, भारतीय है, यानी उनका वंश जो है भारतीय है। जैसे आप कई सेलिब्रिटी को ले ले, जैसे आप शिखर धवन को ले ले, प्रियंका चोपड़ा को ले ले, तो इन्होंने क्या किया है, विदेश में शादी किया है, तो इनके बच्चे चाहेंगे तो भारत की नागरिकता भी ले सकते हैं। और अगर पिता किसी दूसरे कंट्री के, इनके माता किसी दूसरे कंट्री के, तो वहां के भी नागरिकता ले सकते हैं। तो वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता लिया जाता है। उसके बाद है पंजीकरण के आधार पर। कहता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट में, हमारे मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में आपको पंजीकरण करवाना होगा। आपको सहमति देनी होगी कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो पंजीकरण के आधार पे आपको कम से कम 7 साल भारत में बिताने होंगे। काफी शांति से, काफी मतलब आपका व्यवहार देखा जाएगा कि आपका किस तरह से व्यवहार है, आप सही से रह रहे कि नहीं, यहाँ आपका कुछ अलग, यहाँ पे रहने का कुछ अलग एम तो नहीं है, आप कुछ हमारे देश के लिए कुछ ऐसा तो नहीं करना चाहते जिससे हमारे देश का शांति व्यवस्था भंग हो। आपको कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। उसके बाद आपको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद देखते हैं हम, एक और है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर किसे दिया जाता है भारत का नागरिकता? तो जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो विख्यात लोग हैं, जो दुनिया में विख्यात लोग हैं, वो अगर चाहे, उनकी अगर इच्छा हो कि हम भारत में जाकर रहे, उनकी अगर इच्छा हो कि हम भारत में जाकर रहे, जैसे कई आप पाकिस्तानी कई कलाकार को देखे होंगे जिन्हें भारत की नागरिकता मिला है, इस तरह से कई विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता मिला है। तो देशीकरण के आधार पर साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, विख्यात लोग हो, या खेल जगत के फेमस लोग हो, उन सभी को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कम से कम उन्हें 10 साल यहां भारत में बिताना पड़ेगा, 10 साल बिताना होगा, फिर उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहाँ भी उनकी व्यवहार, उनकी रहन सहन, उनकी क्या एम है, क्या वो अच्छे से रह रहे हैं, ये सब देखने के बाद 10 साल बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस तरह से आपको हमने भाग 2 जो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसे हमने क्लियर किया। आप जितने भी एसएससी के कैंडिडेट हैं, आप यकीन रखिए कि हमने जो पढ़ाया है या मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आप नोट करते चलिए, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं अब आगे भाग 3। अब हम भाग 3 देखते हैं। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट
मूल अधिकार हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? यह लिया गया है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाग 3। इससे चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक न एक से अधिक भी प्रश्न आते हैं, लेकिन एक न एक प्रश्न फिक्स है इससे। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार को यदि दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो उसे रोक लगाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का कुछ ऐसा अधिकार है जिससे हमारे स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है, तो संसद चाहेगी तो उस अधिकार को रोक लगा सकती है। यानी इसे कहते हैं अल्पीकरण। यानी मूल अधिकार, अगर हमारे मूल अधिकार को कोई अगर दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण किया जा सकता है मूल अधिकार को। उसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अब हमारे देश में अडानी, अंबानी और एक गरीब लोग, एक किसान, हर तरह के लोग निवास करते हैं। तो अगर अमीरों के लिए अगर अलग कानून बना दिया जाए, गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया जाए, तो उनके साथ क्या होगा? गरीब इस देश में रह ही नहीं पाएंगे, सारे अमीर लोग राज करेंगे इस देश पर। तो विधि यानी कानून, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, नीचे से नीचे तबके के हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, इन सभी को विधि के सामने यानी कानून के सामने सभी घुटने टेकते हैं। सभी को घुटने टेकना पड़ता है, क्योंकि विधि के सामने सभी को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगर ऐसा ना होगा तो बड़े लोग तुरंत क्राइम करके आजाद हो जाएंगे, घूमते रहेंगे फ्री रोड पे, गरीबों को जेल में ठूस दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कानून के सामने चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो, तो सभी को कानून के सामने बराबर का हिस्सा दिया गया है, यानी समानता दिया गया। कानून के सामने सब बराबर है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समान सामने सब बराबर है। उसके बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। अब तो खैर धीरे धीरे समाप्त हो गया है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में आप सुनते होंगे, अपने दादा नाना से सुनते होंगे कि पहले के जमाने में जाति, धर्म के आधार पर काफी भेदभाव हुआ करता था। जो एससी एसटी या नीचे तबके के लोग हैं उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। बड़े लोग जो होते थे उन्हें रोड से गुजरने नहीं देते थे। उन्हें घोड़ी पे चढ़ के शादी करने नहीं जाने देते थे। कई सारी ऐसी घटनाएं होती रही है। ये हमारे समाज के लिए अच्छा सूचना नहीं है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव आपके साथ कोई करता है तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिए, उन पे बहुत ही घनिष्ठ कार्रवाई होगी। तो कोई भी आपके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 16 कहता है लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी। अब यहां पे तो बोल रहा है कि लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता। चलिए ठीक है, सरकारी नौकरी में सभी को समानता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या है, आरक्षण दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप देखते होंगे कि भले यहां लिखा हुआ है कि लोक निर्वाचन में समानता, लेकिन हमारे देश में
अभी भी आरक्षण दिया गया है। कई लोगों को लगता है कि आरक्षण गलत है, कई लोगों को लगता है आरक्षण सही है, लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, वर्तमान सिचुएशन में मैं कहता हूं कि आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में राजनीति व्यवस्था अलग अलग तरह से चलते रहता है। हमारे देश में राजनीति व्यवस्था ही आरक्षण, जाति प्रथा, SC ST OBC इन पे चलता है, तो ये तो समाप्त करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि आरक्षण कैसे स्टार्ट हुआ। क्या जिस समय आरक्षण दिया गया उस समय के नेता जो थे या उस समय के जो संविधान बनाने वाले ने आरक्षण क्या सोच के दिया था, तो क्या उस समय आरक्षण देना था? आज लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन था उस समय आरक्षण देना काफी जरूरत था। क्योंकि क्या था कि एक तबका उस समय का काफी धनी मनी थे, काफी जमींदार थे, पैसे वाले हो गए थे। दूसरे तबका जो सेवक वर्ग था, गरीब वर्ग था, वो हमेशा गरीब ही रह गया था। किसान वर्ग था, उनके पास कुछ नहीं था, वो दूसरे का जमीन लेके खेती करते थे। आजादी के बाद वो भी जमीन उनका छीन लिया गया। तो उस समय उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि सरकार ने और हमारे खासकर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए बहुत लड़ा। तो उन्होंने लोक निर्वाचन के लिए उस समय में आरक्षण जो दिया, उन्होंने श्रीमान भीमराव अंबेडकर ने, उनकी योगदान से इन्हें इन सभी को आरक्षण प्राप्त हुआ। और उस समय में इनकी मजबूरी थी आरक्षण देना, ताकि समाज में एक बैलेंस बन सके। क्योंकि आप देखते होंगे, आप अगर हैं, आपके पड़ोसी में अगर बेचारा गरीब लोग हैं तो काफी फर्क पड़ता है। लोग उसे नजर मिलाते नहीं है, ऐसे निकल जाते हैं, तो काफी उन पर प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम नीच है, उनका मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो, एक बैलेंस बना हुआ रहे, इसी कारण क्या किया गया, अनुच्छेद 16 में कहता है कि लोक निर्वाचन में समानता, यानी नौकरी में समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ आरक्षण भी दिया गया ताकि हमारे देश में बैलेंस हो सके। काफी बैलेंस भी हुआ है। और अब आरक्षण को तो समाप्त होना चाहिए, लेकिन अभी तक आरक्षण चल रहा है। लेकिन अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए, समानता है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। हमारे समाज में पहले बहुत काफी छुआछूत हुआ करता था। अगर रोड से जो नीचे तबके के लोग होते थे, अगर वो गुजर जाते थे तो वहां पे जल छिड़का जाता था, शुद्ध किया जाता था, पंडित जी को बुलाया जाता था। फरछाई तक लगने से लोग भागते थे, अरे इसको ये जा रहा है, इसका फरछाई आ जाएगा, हट के चलो। तो कई सारे ऐसी आप सुनते होंगे अपने दादी नानी से, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अनुच्छेद 17 में क्या किया गया, कहा गया कि छुआछूत का अंत कर दिया गया। यानी छुआछूत के अंत के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। अगर इसमें से कोई भी परेशानी होता है आपको, आप अपने पास के कोर्ट में जा सकते हैं, आपको वहां पे पूर्णतः आप उन पे कार्रवाई होगा। अगर आपका स्पष्ट और सही आपके साथ अगर प्रूव हो जाता है कि आपके साथ ये गलत हुआ है, तो इसलिए आपको डरने की व्यवस्था नहीं है, आप सभी के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो एक बार देखते हैं अनुच्छेद 12 में, इसके आगे फिर बताऊंगा मैं। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार को यदि दूसरा मूल अधिकार काटता है तो उससे अल्पीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है। उसके बाद अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। उसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, क्या किया गया है, छुआछूत का अंत। अब अनुच्छेद 18 देखते हैं। काफी देर से बोल रहा हूं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा चाय का चुस्की ले लेता हूं, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 18, 19, 20 आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग मन लगा के पढ़िए। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से आपको जीके, और मैं बहुत जल्दी हिंदी का क्लास भी लेके आऊंगा, तो हिंदी का क्लास भी आपको बहुत जल्द करवाऊंगा। कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूर्णतः कंप्लीट टॉनिक दिया जाए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था कि तरह तरह की उपाधि लोगों को दिया जाता था, वो उपाधि नाम के पहले उपाधि लगता था। अब क्या हुआ कि उपाधियों का अंत हो गया है। कोई भी नाम के पहले किसी के द्वारा दिया गया उपाधि आप नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। किंतु इसमें कुछ चीजें, कुछ लोग को उपाधि यानी अपना नाम के पहले लगाने का अधिकार है, या वो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर लगा सकते हैं। वो कौन कौन लोग हैं? जैसे शिक्षा व सुरक्षा। शिक्षा व सुरक्षा से संबंधित और भारत रत्न और पद्म विभूषण, इन सारे लोगों को छूट दिया गया है। किसमें? उपाधि लगाने के लिए। बाकी कोई भी उपाधि आप अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते। अगर आपको विदेशों से, अगर विदेश से कोई उपाधि मिला है, विदेश से कोई उपाधि मिला है, अगर आप अपने नाम के पहले लगाना चाहते हैं, उससे पहले आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। तभी आप अपने उपाधि, पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप अपना उपाधि अपने नाम के पहले लगा सकते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक मिनट। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता। आप ऐसा जानते होंगे कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पे आप अपने सरकार के खिलाफ, उस देश में वे लोग, वहां के नागरिक अपने नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। आज बोले, पता चला अगले दिन उन्हें गायब कर दिया जाता है। जैसे आप चाइना ही देख लीजिए, आपका वहां भी वहां के सरकार के खिलाफ, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां की जो शी जिनपिंग की सरकार, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। आज बोलेगा, कल वो गायब कर दिए जाएंगे। आपका उत्तर कोरिया, बहुत सारे ऐसे देश है दुनिया में जहां पे आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे देश में क्या कंडीशन है? देखते हैं कि दिन रात प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, जिसकी सरकार है, लोग गाली देते रहता है, चलते रहता है, जो मन में है वो बोलते रहता है। यानी, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए हमारे देश में भी, कि अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे देश में। यहाँ पे आप बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता। अगर आप देखते होंगे कि अक्सर प्रोटेस्ट होते रहता है, कहीं किसी भी नेता का पुतला जला दिया जाता है, क्या उससे कोई पकड़ता है? नहीं। आप किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को अगर हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो आप देश के किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सभा करते हैं, लेकिन किसमें? शांति रूप से। आप कोई भी सार्वजनिक चीजों को बिना क्षति पहुंचाए। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, विरोध करने की स्वतंत्रता है। यानी आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। आप अगर किसी आपके यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उससे सहमत नहीं है, तो बिना हथियार सभा करने की भी स्वतंत्रता है। आप किसी चीज के बारे में सभा बुलाना चाहते हैं, कोई संगठन बनाना चाहते हैं, तो आप बिना हथियार का बिना प्रयोग किए हुए आप सभा करने की स्वतंत्रता है। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है आपको। उसके बाद है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी राज्य में आप घर बना सकते हैं, वहां जमीन खरीद के रह सकते हैं। पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में भी आप जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। वहां भी जो पहले की कानून था वो
समाप्त कर दिया गया है। तो आपको अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, साथ में संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति को अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी यहां से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति की अधिकार मूल अधिकार आपका नहीं है, संपत्ति की अधिकार क्या है, आपका कानूनी अधिकार है। यानी इसे क्यों हटाया गया मूल अधिकार से, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, और संपत्ति के अधिकार ऐसे में जब भी सरकार को कहीं भी कोई भी जमीन या कोई अधिग्रहण की जरूरत पड़ी तो वो नहीं ले सकता था, इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया, यानी मौलिक अधिकार से संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें पहला है एक गलती की एक सजा। अगर आप कोई भी क्राइम किए हैं, कोई भी गलती किए हैं, तो उस क्राइम के लिए आपको एक ही बार सजा दिया जाएगा, यानी एक गलती का सिर्फ आपको एक ही सजा दिया जाएगा। जैसे आपने पहली बार क्राइम किया, दूसरी बार आप फिर पकड़े गए, तब अलग अलग गलती के लिए आपको अलग अलग सजा दिए जाएंगे। ये बस सोचिए कि एक बार पकड़ा गया, 20 गलती कर दी है तो एक ही सजा में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक गलती की आपको एक सजा दी जाएगी। अगर दोबारा क्राइम किए, अगर आप 2 क्राइम किए हैं, सपोज कीजिए किसी ने 2 मर्डर किया है, तब पहला मर्डर के लिए अलग सजा दिया जाएगा, दूसरा मर्डर के लिए उसे अलग सजा दिया जाएगा, यानी एक गलती के लिए एक सजा दिया जाएगा। आप कई नेता को देखे होंगे, अभी वर्तमान में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देखे होंगे, उनको कई सजा दिया गया है, उनके कई गलती के लिए अलग अलग सजा दिए गए हैं, और कई बार वो जेल से अंदर बाहर किए हैं। तो एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाता है, अलग अलग गलती करेंगे, जितनी गलती करेंगे उतना सजा दिया जाएगा आपको। दूसरा है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने 2020 में कोई क्राइम किया, कोई गलती किया, और आज 2023 है, यहाँ पे 2023 में आते आते कानून को बदल दिया गया। पहले था कि आप कोई गलती की है, कोई क्राइम किया, उसके लिए 1 साल का सजा था, अब आप 2023 आते आते इस सजा को कर दिया गया 5 वर्ष। सपोज कीजिए कि अभी 2023 में आकर उस सजा को क्या कर दिया गया, उस क्राइम की, उस गलती की सजा को 5 वर्ष कर दिया गया। तो क्या आपको 5 वर्ष की सजा दी जाएगी? सपोज कि आपने 1920 में क्राइम किया, अभी तक आप जेल में थे, आपको सजा नहीं मिली, आज 2023 में उस कानून को बदल के 5 साल की सजा कर दी गई और आपको सजा मिल रही है आज 2023 में, आज की तारीख में उस कानून के लिए 5 वर्ष की सजा है। तो क्या आपको 5 वर्ष की सजा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपने क्राइम किया था 2020 में, 2020 में उस कानून के लिए, उस क्राइम के लिए सजा था 2 वर्ष। कितना सजा था? 2 वर्ष था। आज भले 2023 में उस क्राइम के लिए सजा 5 वर्ष है, लेकिन आपने 2020 में क्राइम किया है, 2020 में उस क्राइम के लिए सजा था 2 वर्ष। तो आज अगर 2023 है तो आज आपको अगर सजा दिया जाएगा तो 2 वर्ष की ही सजा दी जाएगी। यानी आपने जिस समय क्राइम किया था उस समय जो कानून था उसके आधार पर आपको सजा दिया जाएगा, ना कि आज के आधार पर आपको सजा दिया जाएगा। तो सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा जिस समय आपने क्राइम किया है। उसके बाद है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अगर आपको सजा दे दिया गया तो ऐसा नहीं कि सजा देके आपको कहीं भी बेफिजूल छोड़ दिया गया, आपको उसके बाद भी क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 आपको सजा आपके कानून से रिलेटेड है। उसके बाद जब तक अगर आप क्या होता है आजकल कि आप देखते होंगे कि कोई क्राइम किया कोई और पकड़ के 10-20 को ले जाते हैं,
तो क्या सिस्टम है कि जब तक आपको, अब कोई किसी को पकड़ के ले आता है, पुलिस तो सजा नहीं देती है, सजा कौन देता है? सजा देता है न्यायालय। सजा कौन देता है? सजा न्यायालय देता है। तो जब तक आपको न्यायालय दोषी नहीं दे देता तब तक आप कैदी नहीं है, यानी दोषी नहीं है। जब तक आपको न्यायालय दोषी करार नहीं दे देता तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। आपको पुलिस लिख लेने से या पकड़ के ले जाने से आप दोषी करार नहीं जाएंगे। जब आपको कोर्ट के समय साक्ष्य प्रूफ हो जाएगा कि आपने ये क्राइम किया है, तभी आप दोषी माने जाएंगे। जब तक आपको कोर्ट यानी न्यायालय जब तक आपको सजा घोषित नहीं करता है, दोषी करार नहीं देता है, तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब बताइए, ये भी स्वतंत्रता आपके संविधान में दिया गया। आप सोचिए कि कितने समझदार हमारे संविधान बनाने वाले थे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके प्राण को कोई ले नहीं सकता। अगर ये कानून नहीं बना देता आपको प्राण को भी ले लेता। कोई सरकार को जब जरूरत पड़ता तो आपके प्राण को भी मांग लेता, कहता जरूरी है दे दो भाई। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया, यानी आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कोई नहीं ले सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। आप ध्यान रखिए कि दो ऐसा अनुच्छेद है, दो ऐसी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 इसे सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल राइट माना गया है, यानी मूल अधिकार माना गया है, सबसे शक्तिशाली। चाहे देश में राष्ट्रपति शासन लगे, वित्तीय आपात लगे, राष्ट्रीय आपात लगे, आपको ये दोनों स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। भाई प्राण और देह ही छीन लेगा तो क्या बचेगा? तो ये दोनों स्वतंत्रता आपका कोई छीन नहीं सकता। और साथ में आप जो गलती करेंगे, आपकी जो पनिशमेंट होगी, ये सारी चीजें अनुच्छेद 20 में है। तो सजा, कानून, गलती, ये इसके लिए संरक्षण, ये भी आपको कोई छीन नहीं सकता। तो दो चीजें हैं अनुच्छेद 20 और 21, इसे हमारे फंडामेंटल राइट का सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार माना गया है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस तरह से हमने बताया, एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, विदेश, भारत रत्न, भारत विभूषण, इन चीजों को छूट दिया गया है। अगर आपको विदेश से कोई अगर अधिकार, कोई अगर उपाधि मिलता है तो आप राष्ट्रपति से परमिशन लेकर रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता होगी आपकी, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता होगी, संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता होगी। ये अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है एक गलती की एक सजा होगी, आपको एक गलती के लिए कई बार सजा नहीं दिया जाएगा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, यानी जिस समय आपने क्राइम किया उस समय के आधार पर सजा दी जाएगी। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सबसे स्ट्रांग है, आपके प्राण और देह कोई छीन नहीं सकता, आपको ये स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल राइट माना गया है। ये आपको किसी भी कंडीशन में कोई छीन नहीं सकता। जब आपके देश में राष्ट्रपति, द्वितीय आपात, राष्ट्रीय आपात कोई भी लगेगा, ये दो स्वतंत्रता आपका कोई छीन नहीं सकता। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम अनुच्छेद 21 का क देखते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 का क इसे बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का क 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में का जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया है कि आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, उसे निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है, तो इसे किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। आपको बता दें कि जितने भी एक्स्ट्रा कानून जोड़े गए हैं,
वो क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया है। आपको बता दें कि मूल जो अनुच्छेद है टोटल वो 295 ही है। अभी आप सुनते होंगे 450 हो गया, 400 इतना हो गया, वो सारा इसमें क ख ग घ ऐसे करके जोड़ा गया है, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है आपका 295 है। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22। इसमें 3 प्रकार की बातें कही गई है। पहला है गिरफ्तार करने से पहले वारंट। अगर आप पे कोई केस हुआ है, आपने कोई क्राइम किया है, तो आपको गिरफ्तार करने से पहले उसे क्या देना होगा? वारंट देना होगा, ठीक है। वारंट मतलब आपको कारण बताना होगा कि क्या कारण है जिससे कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम में किसी ने झूठ मूठ के किसी को केस कर दिया, कुछ ऐसा कारण हो गया, उस पर केस हो गया, तो आपको बताना होगा, कारण बताना होगा, नोटिस देना होगा, जिससे पता चले कि आप उसने क्या क्राइम किया है जिसके कारण आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो गिरफ्तार करने से पहले उसे क्या करना होगा? वारंट जारी किया जाता है। उसके बाद है 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। कहां? कोर्ट में। अगर आपको किसी ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर उसे कहां ले जाना होता है? कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, यानी जज के सामने उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। वहां बताना होता है कि इसने ये क्राइम किया है। तो आप देखते होंगे कि कई बार आपके गांव में या दूर दराज थाना में आप देखते हो कि एक रात रख लेता है। इन 24 घंटे आप बोलेंगे कि 24 घंटे सर, 24 घंटे से तो ज्यादा रख लेता है थाना में, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता है, 2-2 दिन रख लेता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आपने कुछ क्राइम किया या आपसे कुछ ऐसा हुआ है या आप पे केस हुआ है, तो आपको अगर कोई 24 घंटा से ज्यादा अगर अपने थाने में रोकता है तो आप वो खुद उसके लिए दोषी हो सकता है, उस पर खुद कार्रवाई हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस 24 घंटा में जो यातायात है उसे शामिल नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। अब किसी कारणवश वहां से लेके चला और रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि आप जा नहीं सकते, या कोई बाधा है या ट्रैफिक जाम लग गया या कुछ ऐसा कारण हो गया जिससे आप सही समय पे नहीं पहुंच पाए, तो इसमें यातायात यानी आने जाने का समय नहीं जोड़ा गया है, इसलिए लेट भी हो सकता है। अगर आपका 24 घंटे ज्यादा रखता है, आप अगर कुछ बोलेंगे तो वहां पे आपका जो दरोगा है आपका एरिया का, वो बता देगा कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, इसके कारण ये लेट हुआ है। तो इसमें यातायात नहीं जोड़ा गया है, लेकिन आपको वो अपने थाने में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रह सकता। अब किसी कारण हो सकता है कि आप या तो वो कहीं और हो या कोई रास्ते में व्यस्त हो या कुछ हो, तो उसके वो अपना जवाब दे सकता है, लेकिन वैसे 24 घंटे से ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। उसके बाद है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अब आप कोर्ट में गए, हो सकता है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वकील रखने में सक्षम नहीं है, तो याद रखिए जो लोग वकील रखने में सक्षम नहीं है तो उसे सरकार वकील देती है। क्या कौन देती है? वो उसे सरकार वकील देती है। वो कहती है कि आपके पास अगर सक्षम नहीं है वकील रखने में तो हम आपको वकील सरकारी देते हैं, आपके तरफ से सरकारी वकील लगेगा। लेकिन अगर आप सक्षम है तो आप अपने पसंद के सरकारी वकील रख सकते हैं। यहां तक कि आप जो अजमल कसाब था, आप जानते होंगे, जिसने भारत पर इतना बड़ा जो ताज होटल पे अटैक किया इतना बड़ा, उसके बाद में पकड़ा गया, उसे वकील दिया गया, उसे मनपसंद का वकील दिया गया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए, जबकि वो ऐसा अपराधी था जिसे चाहता तो ऑन द स्पॉट सजा दिया जा सकता था, लेकिन उसे रखा गया, उसे वकील दिया गया, कई वर्षों तक उसे लटका के रखा गया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया गया, उसके बाद उसे सजा सुनाया गया और उसकी सजा हुई। तो आप गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद वकील रख सकता है अपना केस या अपना पक्ष रखने के लिए। इस तरह से हमने अनुच्छेद 22 तक कंप्लीट किया।
इस तरह से हमने अभी आपने देखा कि हमारा कुल फंडामेंटल राइट 6 है। संपत्ति के अधिकार को बाहर करने के बाद कुल फंडामेंटल राइट कितना है? मूल अधिकार टोटल 6 है, जिसमें से हमने 2 कंप्लीट किया है। पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में, ठीक है। और दूसरा हमने स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, हमने 2 फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है। उसके बाद आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा दिया। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में। पहला बताता है अनुच्छेद 23, बालक श्रम, यानी जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता, यानी जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता। जबरदस्ती या बिना वेतन। जबरदस्ती या बिना वेतन किसी से श्रम नहीं करवा सकते, यानी बधुआ मजदूर किसी को नहीं बना सकते। ये अब समय चला गया। तो बालक श्रम आप नहीं करवा सकते। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आप किसी से भी, जब देश की बात आए, जब देश की बात आए तो आपसे, अगर देश की बात आए, देश में अगर वैसा कुछ कमी हो जाए, कभी युद्ध वैसा छिड़ जाए, तो आपसे श्रम कराया जा सकता है। और आप खुशी खुशी आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वैसा कंडीशन देश की बात आए तो आपको करना चाहिए। लेकिन वैसे कोई आपसे जबरदस्ती बिना वेतन का श्रम या बधुआ मजदूर आपको कोई नहीं बना सकता। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते। खतरनाक काम मतलब आप उसे किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी ऐसा जगह नहीं ले सकते जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या हो, खतरनाक हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। किसी भी ऐसा जगह पर आप उसे नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 24 यह कहता है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये 2 आते हैं, एक बाल श्रम और एक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी काम पे, किसी भी खतरनाक काम पे, किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में आप उसे नहीं ले सकते। अगर कोई लगाता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, उसे सख्त सजा दिया जाएगा। इस तरह से यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने मूल अधिकार का 3 पढ़ा दिया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 और बच गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इससे आगे। एक है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपका पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 मौलिक अधिकार बच गया है। समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो अगले क्लास में हम देखेंगे इनको और आगे भाग 4 और भाग 5 आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।